So in this we are going to discuss about this example. इसको solve करके बताती हूँ मैं to the extent I know the things. उसके बाद the another thing is तो पहले इसको read करते हैं. Let us read the same. तो measure inspection और overhauls क्या बोल रहा है basically what does it talks about. इसका ये initially आ गया है, यही से पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है. मेजर इंस्पेक्शन और ओवरऑल्स क्या है? एक ऐसी कंडीशन ऑफ कंटिन्यूइंग टू ऑपरेट एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. एक ऐसी कंडीशन कि कैसे हम कंटिन्यू ऑपरेट करें पीपीई को. फॉर एग्जांपल जैसे कि एयरक्राफ्ट मे बी परफॉर्मिंग regular measure inspection for faults regardless of whether the parts of the item are replaced. इसका मेजरली मतलब यहाँ जो लिखा है उस कंटेक्स्ट में इफ आई डिफाइन द थिंग्स, तो जैसे सपोज कोई एयरक्राफ्ट है उसमें कुछ उसका पार्ट, उसका कोई सब पार्ट, कोई अंदर का टरबाइन, ऐसा जो मशीन या मतलब उसमें जो भी इक्विपमेंट यूज होते हैं उसका कोई पार्ट जो है वो उसमें कुछ फॉल्ट आ गया और उसको रिप्लेस करना है. मतलब एयरक्राफ्ट सही है, उसकी लाइफ ज़्यादा है, बट उसकी कुछ पार्ट उसकी लाइफ कम थी और उसको चेंज करना है, रिप्लेस करना है. तो व्हेन ईच मेजर इंस्पेक्शन इज परफॉर्म, जब कभी भी मेजर इंस्पेक्शन परफॉर्म होगा, its cost is recognized in the carrying amount of the item of property, plant and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. तो उन सबका हम कैरिंग अमाउंट निकालेंगे, मतलब जो हमारा एयरक्राफ्ट होगा उसका भी कैरिंग अमाउंट निकलेगा. कैरिंग अमाउंट इज व्हाट? कैरिंग अमाउंट इज नथिंग बट वी कैन कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट बाय, मतलब कॉस्ट में से क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, लेस इम्पेयरमेंट लॉसेस लेस करते हैं, तो वी गेट दी कैरिंग अमाउंट मिल जाता है. तो उसका निकालना होगा, पीपी का रिप्लेस पार्ट को आपको देखना होगा, उसके अलावा जो न्यू पार्ट है उस हिसाब से. अब इसमें क्या किया है कि एनी रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ प्रीवियस इंस्पेक्शन, जो है प्रीवियस इंस्पेक्शन वाला जो वो पार्ट पूरा री रिकॉग्नाइज होगा बाद में. And this occurs regardless of whether the cost of the previous inspection was identified in the transaction in which the item was acquired or constructed. If necessary, the estimated cost of a future similar inspection may be used as an indication of what the cost of the existing inspection component was when the item was acquired or constructed. तो ऐसे तो समझ नहीं आएगा इसका. ये जो क्वेश्चन है इसको एक्सप्लेन करती हूँ. ये क्या बोल रहा है? अ शिपिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू ब्रिंग ऑल शिप इनटू अ ड्राई डॉक एवरी 5 years फॉर अ मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरहेड. एक शिपिंग कंपनी है, that the same is required by law. लॉ ने ऐसा बोला है उसे टू ब्रिंग ऑल द शिप्स कि सारी की सारी जो शिप्स है इनटू ड्राई डॉक एवरी 5 years फॉर मेजर इंस्पेक्शन और ओवरऑल के लिए आपको लाना है. Overall expenditure might be first sight seems to be repaired to ship, but it's actually the cost incurred in getting the ship back into the seaworthy condition. As such, cost must be capitalized. तो ओवरऑल वाली जो कॉस्ट है द सेम, मतलब एक्सपेंडिचर की तरह दिख रही है. माइट एट फर्स्ट साइट सीम्स टू बी रिपेयर टू शिप्स, मतलब ओवरऑल ऐसा लगेगा कि ये रिपेयर हो रहा है, बट इट इज एक्चुअली अ कॉस्ट इनकर्ड इन गेटिंग द शिप बैक इनटू अ सी वर्दी कंडीशन. दोबारा से शिप्स में, दोबारा से सी में उसे चलाया जाए, तो ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक रेकरिंग वाला नहीं है. ये यहाँ ये बोल रहे हैं एज सच द कॉस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज. उसके बाद a ship which costs 20 million within a 20-year life must. मेरे पास ये राइटिंग पैड पे ही है, बट आई थिंक इसमें दिखेगा नहीं प्रॉपर. आई थिंक सो, बट स्टिल आई ट्राई. या तो मैं इसमें ट्राई करती हूँ, अदरवाइज कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ. इतना क्लियरली विजिबल नहीं होगा, नहीं दिखेगा. We have another option to solve the question in इसमें भी कर सकते हैं. तो हमारा क्वेश्चन का है
ओके, तो ये कन्वीनियंट है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एक शिप है जिसकी कॉस्ट है 20 मिलियन। एक शिप है जिसकी कॉस्ट है 20 मिलियन एंड लाइफ है। एक हमारी शिप है उसको आप शिप मान देना। तो हम क्या बोल रहे हैं, एक शिप है जिसकी कॉस्ट है 20 मिलियन। इसकी जो कॉस्ट है that the same is 20 million है। 1 million is equals to, if we talk about the case, तो सो टिल डेट हमारे पास क्या कंडीशन है, ऑल्ट एक्स एफ एस साइज शुड बी, एक शिप है हमारे पास एंड उसकी कॉस्ट है 20 मिलियन। इफ यू नो द थिंग्स देन 1 million इज इक्वल्स टू 10 लाख की अप्रोक्स उसकी कॉस्ट आती है, मतलब 10 लाख आती है। दिस इज द इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, तो 1 मिलियन एक शिप है जिसकी कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट है हमारे पास 20 मिलियन, और 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख। तो अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट कर लेंगे। दैट्स नॉट द केस हियर बाय। अब उसके बाद हमें क्या कहा जा रहा है कि इसकी लाइफ जो है दैट द सेम इज 20 years लाइफ। तो इसकी लाइफ कितनी है, शिप की कॉस्ट है और इसकी लाइफ है, ये तो मैंने बस ऐसे रेफरेंस के लिए लिखा था। ये हमारे यहाँ भी कुछ काम नहीं आ रहा। लाइफ है इसकी 20 years। उसके बाद क्या कहा जा रहा है हमें, मस्ट हैव अ मेजर ओवरहेड। यहाँ पे हमें क्या बताया ऊपर, एक्चुअल में यही बताया है कि ऐसा लग रहा है हमें दैट द ओवरहेड इज द रिपेयर, बट अगर हम एक्चुअल में देखें दैट द सेम इज कैपिटलाइज हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल कराने के बाद ये मतलब इतना मेजर रिपेयर है कि उसको सी वर्दी कंडीशन में दोबारा भेज रहे हैं हम। तो इट्स जस्ट लाइक द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उन्होंने इन शॉर्ट यही बताया था। तो एक शिप है जो कि 20 बिलियन उसकी कॉस्ट है, लाइफ 20 years है, must overhaul every 5 years and the estimated cost of the overhaul at the 5 year point is 5 million। तो जो हमारी ओवरऑल है, तो ये तो हमारी हो गई, ये वाला हमारा पार्ट अगर हम बात करें तो ये ओवरऑल हो गया। ओवरऑल जो कॉस्ट है ओवरऑलिंग वाली, और ये हमारी अदर कॉस्ट है, अदर जो कॉस्ट है ऑफ द मशीन की। और ये जो शिप की ये है टोटल कॉस्ट।
टोटल कॉस्ट हो जाएगी हमारी 20 मिलियन, ये उसमें लिखा है। उसके बाद ओवरऑल की कॉस्ट हमें बता रखी है। इसमें क्या बता रखा है कि एक शिप है, पूरी शिप मतलब पूरी शिप, एक शिप है, उसकी कॉस्ट 20 मिलियन है, यानी कि पूरी जो शिप है उसकी कॉस्ट 20 मिलियन हुई। लाइफ 20 ईयर्स है, हैव मेजर ओवरहॉल एवरी 5 ईयर्स। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द ओवरहॉल एट द 5 ईयर पॉइंट इज, ओवरऑलिंग की कॉस्ट कितनी आ रही है हमारी 5 मिलियन आ रही है। उसके बाद क्या बोला है हमें, द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द एसेट विल बी एज फॉलोज। ओवरऑल कंपोनेंट 5, और ओवरऑल की ईयर्स मतलब कितनी लाइफ है 5, और उसके बाद डेप्रिसिएशन पर ईयर लगेगा, और जो कॉस्ट है शिप, इसको वापस इसका सोल्यूशन दे दिया, हमें करना है इसका सोल्यूशन। ऑलराइट, तो अगर शिप की कॉस्ट अगर हम ऐसे देखें तो शिप की कॉस्ट हुई इन दैट केस 15 मिलियन शिप की कॉस्ट हो गई, और जो ओवरऑल वाली हुई उसकी कॉस्ट कितनी हुई, उसकी कॉस्ट हो गई 5 मिलियन। ये शिप की कॉस्ट हो गई, ये ओवरऑल की कॉस्ट हो गई। इसकी लाइफ जो है वो है 20 ईयर्स, और इसकी लाइफ जो है वो 5 ईयर्स है। तो अकॉर्डिंगली हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, इफ वी कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन देन 15 मिलियन डिवाइड बाय 20 ईयर्स, तो ये कितना होगा हमारा, इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा, its depreciation will come as 1 मिलियन, और इसका डेप्रिसिएशन अगर हम करें इक्वल्स टू कितना, इसका प्राइस कितना है, एक सेकेंड, इसका हमारा था, इसका हमारा कितना था, इसका 15 मिलियन, बिकॉज आउट ऑफ द 20 मिलियन कॉस्ट 5 तो ओवरऑल का है, तो शिप का जो प्राइस है दैट विल बी 15 मिलियन डिवाइड बाय, इक्वल्स टू 15 मिलियन डिवाइड बाय 20 ईयर्स, तो ये हमारा हुआ 1। इट शुड बी 0.75, ये ऐसा क्या है, इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाय 20, यहाँ कुछ इसकी वजह से या तो एरर हो रहा होगा, बट ये आएगा हमारा 0.75। ये कैसा आया हमारा, यहाँ फॉर्मूला में एरर चल रहा है कुछ। यहाँ मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ कि हमारा कैसे आया। हमने जब डेप्रिसिएशन निकाला, तो 15 मिलियन डिवाइड बाय 20 ईयर्स, नंबर ऑफ लाइफ हो गया वो, 15 ईयर्स डिवाइड बाय ईयर्स 20 लिख देती हूँ मैं, ना आएगा नहीं इधर। तो ये
जाएगा हमारा 0.75। ये डेप्रिसिएशन हो गया। क्या हो रहा है पता नहीं, बार बार बन रहा है। What's going on? यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन आना चाहिए, इट शुड बी 0.75, ये आ नहीं रहा है। और अगर हम इसका करेंगे तो 5 years डिवाइड बाय 5, तो ये तो हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 5। इसका डेप्रिसिएशन हमारा तो अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका आ रहा था 0.75 और इसका 1 आ रहा है। तो अगर हमारा टोटल डेप्रिसिएशन करें दैट इज 1.75, 1.75 टोटल हमारा डेप्रिसिएशन आ रहा है। आई थिंक यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया, ये तो रेफरेंस के लिए लिखा है बस। एंड हमारा टोटल ये हो गया डेप्रिसिएशन। तो टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ पे तो मेरा हो गया 0.75, और यहाँ पे हो गया 1। क्यों हुआ? वो हो रहा है कि 15 मिलियन डिवाइड बाय 20 ईयर्स और 5 मिलियन डिवाइड बाय 5 ईयर्स, तो टोटल ये हो गया 1.75 डेप्रिसिएशन। अब अगर हम टोटल कॉस्ट को निकालें, उसके अलावा क्वेश्चन में कुछ अगर अभी तक का कैरिंग अमाउंट निकालें, अगर हमारा निकालना हो दैट इज द कैरिंग अमाउंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? टोटल कितने की शिप थी? टोटल थी 20 मिलियन की शिप, एंड आउट ऑफ द 20 मिलियन शिप उसमें से 1.75 तो हमारा चला गया, 1.75 चला गया। इट मीन्स अभी जो हमारा कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट इज नथिंग बट द कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस द इम्पेयरमेंट लॉस। तो 20 माइनस 1.75 इज नथिंग बट द 18.25। तो अभी तक का तो हमारा 18.25 का कैरिंग अमाउंट आ जाता है, 18.25 मिलियन। करेक्ट, इतना आ जाता है अभी तक का हमारा। क्वेश्चन में देखते, क्वेश्चन में और क्या बोला था। दैट इज सेम इज 5 years। यस, मैंने 1 year वाला ही निकाल दिया, 5 years भी करना है तो फिर वो हमारा आ जाएगा आंसर। दिस इज द मेजर मिस्टेक विच आई कमिटेड। ये दिस फॉर द 5 years, 5 years है, यानी कि आप गिन लो 5 तो ये और
1.75 into 5 that is 8.75 8.75 आ जाएगा हमारा। एंड अकॉर्डिंगली हमारा जो कैरिंग अमाउंट है वो हो जाएगा 20 माइनस 8.75 that is nothing but the 11.25. This will come 11.25 million. ये हो जाएगा हमारा कैरिंग अमाउंट। ऑलराइट, तो इन्होंने भी ऐसे निकाला है टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 5 ईयर। पहले 1.75 वो हमारा 1 ईयर का आ गया था, क्योंकि वो जो पार्ट है दैट उसकी लाइफ 5 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स तक निकालेंगे, उसके बाद हमारा कैरिंग अमाउंट निकल जाएगा, फिर न्यू अगर पार्ट होगा तो वो आ जाएगा। तो शिप विच कॉस्ट दिस लाइफ मस्ट हैव मेजर ओवरऑल एवरी 5 ईयर्स, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ओवरऑल एट द 5 ईयर्स दिस, ये हो जाएगा टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 5 ईयर विल बी रुपीज 8.75 million, and in this into 5 and the carrying amount of the ship will be at the end of 5 year में हमारा carrying amount ये आ जाएगा और ये हो जाएगा। उसके बाद assume that the actual overhead cost incurred at the end of 5 year are 6 million। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा न्यू वाला पार्ट है उसका जो कॉस्ट है ओवरऑल का, जो मतलब 5 साल खत्म होने के बाद नया पार्ट लगाया, उसकी कॉस्ट 6 मिलियन है, 6 मिलियन। तो दिस अमाउंट विल बी कैपिटलाइज इन द कॉस्ट ऑफ द शिप टू गिव कैरिंग अमाउंट ऑफ दिस। तो अब हमें सबसे पहले तो इसको ऐड करना होगा, दोबारा से डेप्रिसिएशन निकालना होगा। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो हमारा अमाउंट आया है ये वाला, हमारा ये जो अमाउंट आया था 11.25, अब इसमें एक और नया ओवरऑल वाला आ गया है। एक हम न्यू फाइल ले लेते हैं। अब हमारा जो पुराना वाला कैरिंग अमाउंट था डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद एट द एंड ऑफ 5th ईयर, तो हमारा क्या आया था 11.25 आया था उस मिलियन। उसके बाद जो न्यू कैरिंग अमाउंट, जो न्यू ओवरऑल का हमें जो कॉस्ट लगने वाला है दिस इज इन रुपीज, दिस मिलियन। फिर दिस इज रुपीज इन मिलियन। उसके बाद हमारा यहाँ लगेगा 6 मिलियन, जो हमारा न्यू ओवरऑल का एक्सपेंडिचर आ रहा है। तो इसको ऐड करने पे हमारा आएगा 17.25 मिलियन, इतना आ जाएगा। दी 17.5 मिलियन दिस इज द कॉस्ट ऑफ आवर न्यू ओवरहॉलिंग का आ रहा है। अगर अब हम इस पे डेप्रिसिएशन लगाए, इन दैट केस ये हमारा ओवरऑल वाला पार्ट और शिप अदर देन ओवरऑल, और ये अदर देन ओवरऑल वाला पार्ट। अब इसकी लाइफ फिर से 5 इयर्स, और इसकी लाइफ अब रिमेनिंग कितनी है 15 ईयर, क्योंकि 5 इयर्स तो हो चुकी है, इसकी कितनी होगी 15 ईयर्स। अगर पहले वाले केस में आप देखोगे तो उस टाइम उसकी लाइफ कितनी थी, उसकी लाइफ थी 20 ईयर्स, बट 5 इयर्स अब जा चुके हैं, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा और इसका भी डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब इसका कैलकुलेट करते हैं हम। तो अकॉर्डिंगली 11.25 और 6 मिलियन, तो जो हमारा ये वाला पार्ट है 6 मिलियन, इसकी लाइफ है हमारे पास नेक्स्ट 5 ईयर अज्यूम किया है हमने, तो दिस विल बी 6 डिवाइड बाय 5, इट विल बी, इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1.2, इसका डेप्रिसिएशन है हमारे पास। और उसके बाद जो हमारा रिमेनिंग है 11.25, जो अदर देन ओवरऑल वाला पार्ट है कॉस्ट ऑफ द शिप, अब इसकी लाइफ कितनी है हमारे पास, इसकी इनिशियली 20 थी बट 5 इयर्स चल जा चुके हैं, तो अब इसकी लाइफ है 15 इयर्स, इसकी लाइफ हो गई 15 इयर्स। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना आया 11.25 डिवाइड बाय 15, इसका डेप्रिसिएशन आया हमारे पास
0.75 0.75 और अगर आप दोनों को ऐड कर लोगे तो you will get in total 1.95 1.95 इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला है हमें, इसका 1.95 आ जाएगा एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू फॉर 11, फिर हम मान रहे हैं कि फिर से ये 5 साल तक चलेगा ऐसा, एंड द एंड ऑफ दिस एंड 20 million डेप्रिशिएटेड प्लस एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट एंड दिस। तो बस इसमें इतना ही है, इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है। फिर से ज्यूम कर रहे हैं कि इसकी लाइफ भी 5 years होगी। नेक्स्ट 5 years दिस अमाउंट विल बी कैपिटलाइज इन दिस कॉस्ट। This is the annual depreciation. This process will continue for 11 to 15, 16 to 20, and then by the end of 20 years, that capital cost of 20 million will have depreciated plus the actual overhead cost incurred at the this. तो बस इसमें इतना सही है। ये तो बिल्कुल बेसिक सा था, आगे वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फर्दर में। ऑलराइट।